वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल स्टडी पॉइंट 95 में। देखिए, स्वागत है आप सभी लोगों का। यूपी पीसीएस एग्रीकल्चर का जो पेपर होने वाला है 1 तारीख को, उसका ये प्रैक्टिस सेट है। यहाँ पर आप सभी लोगों को हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 8 करवाने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले कि हम लोगों ने सारे प्रैक्टिस सेट नंबर दे दिए हैं 1 से लेकर 10 तक, बस यही 8 नंबर छूट गया था, तो इसको भी हम लोग करवा दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर इस चैनल में आप लोगों को यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज़ भी देखने को मिल जाएगी 2021 की, और यूपीएसआई की भी टेस्ट सीरीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, और ये जो है प्रैक्टिस सेट है यूथ पब्लिकेशन का, ठीक है, एग्रीकल्चर का, और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है, धान 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 अगर एक ही फसल हो रही है बार बार एक ही खेत में, यानी कि अगर धान बोया गया उसके पश्चात फिर धान बोया गया फिर धान बोया गया, तो ये किस प्रकार की क्रॉपिंग है? ऑप्शन है मोनोकल्चर, जियोकल्चर, पॉलीकल्चर, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ये मोनोकल्चर का उदाहरण है। ठीक है, अगर एक ही फसल बार बार होगी तो वो मोनोकल्चर का हो गया। बढ़ते नेक्स्ट है, गेहूं की फसल में खरपतवार प्रतिस्पर्धा की सबसे अधिक क्रांतिक अवस्था कौन सी है? तो खरपतवार सबसे ज़्यादा कब उगते हैं गेहूं के खेत में, ये पूछा गया है। तो बुआई से 12 से 15 दिन में, या फिर बुआई के 25 से 31 दिन में, या फिर बुआई से 41 से 55 दिन में, या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए जो गेहूँ होता है उसमें बुआई के जो है 25 से 31 दिन के पश्चात जो है खरपतवार, यानी कि गेहूँ के जो प्लांट होते हैं उनसे प्रतिस्पर्धा करने लगता है पोषण वगैरह को लेकर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूरिया सुपर ग्रेनुल का प्रयोग लाभकारी है? तो जल भराव वाली मृदा में, या फिर लवणीय मृदा में, या फिर उपयुक्त दोनों, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये देखिए जो जल भराव वाली मृदा है वहाँ पर यूरिया सुपर ग्रेनुल्स का प्रयोग जो है सबसे ज़्यादा लाभकारी होता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतवर्ष में उर्वरकों की खपत सर्वाधिक किस उसमें होती है? यहाँ पर पूछा गया है, गेहूं में होगी, या फिर मक्के में होगी, या फिर धान में, या फिर आलू में। तो उर्वरक की खपत सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो गेहूं में होती है। अगर यहीं पूछा जाता कीटनाशक की खपत कहाँ होती है सबसे ज़्यादा, कीटनाशक, तो कीटनाशकों की सबसे ज़्यादा खपत जो है कपास में होती है। इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। बढ़ते नेक्स्ट है, एजोला मृदा में जो है वातावरण से नाइट्रोजन स्थिर कर सकता है? तो कितना कर सकता है? ऑप्शन है 251 केजी प्रति हेक्टेयर तक, 400 केजी प्रति हेक्टेयर, या फिर 251 केजी प्रति हेक्टेयर, या फिर कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि एजोला जो है कितना करता है? तो एजोला जो है ये 40 से 60 केजी प्रति हेक्टेयर तक ही करता है। ठीक है, और यहीं पर अगर ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करते हैं तो ब्लू ग्रीन एल्गी वो 15 से 30 केजी प्रति हेक्टेयर कर देती है। ये इसको आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, सम्राट नवीनतम विकसित प्रजाति किसकी है? ऑप्शन है उड़द की, अरहर की, मूंग की, या फिर चने की। तो देखिए सम्राट जो है मूंग की है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, मूंग की है। गलती से चना मत लगा दीजिएगा। सम्राट नवीनतम प्रजाति है मूंग की। बढ़ते नेक्स्ट है, ब्रेसिका जेंसिका वैज्ञानिक नाम किसका है? तो जेंसिका किसका नाम है? ऑप्शन है राई का, तोरिया का, गेहूँ का, या फिर सोयाबीन का। तो ये देखिए राई का है। ठीक है, ब्रेसिका जेंसिका। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है, मूंगफली की फली में दाने का वजन का प्रतिशत कितना होता है? ऑप्शन है 33%, 50%, 70%, या फिर 60%। देखिए ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, इसको आप लोग स्टार लगा लीजिए। इसकी संभावना है ये 70% होता है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है, मिलेट जो है फसल का उदाहरण है? तो ऑप्शन है जूट है, गन्ना है, बाजरा, या फिर जौ। तो मिलेट में कौन से आते हैं? मिलेट में जो है बाजरा आएगा। ठीक है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मिलेट का बाजरा है। इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसकी बीज दर कितनी होती है? 5 केजी प्रति हेक्टेयर होती है। इसको आप लोग याद रखिएगा बाजरे की, क्योंकि बाजरे के बीज काफ़ी छोटे होते हैं। नेक्स्ट है जो है, अनुवांशिक संरचना में परिवर्तन करके बनाई गई पहली फसल जिसे भारत में व्यापारिक स्तर पर खेती के लिए प्रवेश किया गया। ऑप्शन है सोयाबीन, कपास, धान, या फिर सरसों। तो देखिए ये बीटी कॉटन, बेसिलस थोरेंजेसिस कॉटन। इसको बीटी मतलब होता है बेसिलस थोरेंजेसिस नामक ये जो है जीन निकाल के कॉटन में डाला गया था, तो इसको बोलते हैं पूरे को बीटी कॉटन। तो इसी का यूज सबसे पहले जो है व्यावसायिक रूप से किया गया था, व्यापारिक रूप से इसी की अनुमति दी गई थी। इसको आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, गेहूं के अच्छे प्रकार भंडारण करने के लिए न्यूनतम नमी कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है 8%, 10%, 4%, या फिर 2%। तो देखिए 10% होनी चाहिए। और गेहूं की कटाई के समय कितनी होनी चाहिए? तो 14%। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, 10%, 14% दोनों इंपॉर्टेंट है। कटाई के समय 14%, भंडारण के समय 10%। नेक्स्ट है, गन्ने की संकर प्रजाति कौन सी है? ऑप्शन है किसान, सोना, विजय, या फिर गंगा सफ़ेद 2। तो जो गंगा की संकर प्रजाति कौन होगी? तो गंगा सफ़ेद 2 है। ठीक है, गंगा 2, गंगा 3, ये सब गंगा 1, ये सब मक्के की ही प्रजातियाँ हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। शक्तिमान 1, शक्तिमान 2 ये भी मक्के की ही प्रजातियाँ हैं। नेक्स्ट है, गेहूं के अंकुरित बीज का वह भाग जो जमीन से बाहर सर्वप्रथम दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं?
ऑप्शन है देखिए, भूड़ मेल चोल, बुढ़ाग्र चोल बोल, या फिर बहिस्तर, या फिर बरूथिका। तो इसको बुढ़ाग्र चोल बोलते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है पीढ़ी, पीढ़ी में उपज के गुण के लिए वर्ण के प्रभावी न होने का कारण क्या है? ऑप्शन है अल्प वंशानुगतिक, या फिर वातावरण का अधिक प्रभाव, या फिर उपयुक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये दोनों हैं, दोनों कारण हैं, ठीक है, जो कि पीढ़ी में जो है प्रभावी गुण नहीं दिखाई देते हैं। बढ़ते नेक्स्ट है मक्के की अंता प्रजातों का अनुरक्षण करते हैं तो किससे? अगर किसी भी प्रजाति का या फिर अगर अनुवांशिक प्योरिटी चाहिए, जेनेटिक प्योरिटी चाहिए, तो कैसा मक्के में कैसा करते हैं? तो स्वपरागण, मुक्त परागण, पर परागण, या फिर सहोदर परागण। तो मक्के में जो है सहोदर परागण होता है, ठीक है, सिप परागण भी इसको बोलते हैं, सिप परागण, सिप पॉलिनेशन, इसको आप लोग याद रखिएगा, मक्के के लिए स्पेशली है ये। नेक्स्ट है आदर्श व्यावसायिक प्रजाति की तुलना में संकर F1 की श्रेष्ठता को क्या कहते हैं? ऑप्शन है हेट्रोवेल्टियोसिस, या फिर अति वर्धनशीलता, या फिर आर्थिक संकर जोन, या फिर तुलनात्मक संकर जोन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्थिक संकर जोन इसको बोलते हैं, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट देखिए, गेहूं का आधार क्रोमोसोम संख्या कितनी होती है गेहूं में? ऑप्शन है 7, 21, 14, या फिर 42। तो गेहूं में कितनी होगी? गेहूं में आधार क्रोमोसोम की संख्या जो है 42 होती है, ठीक है। आधार क्रोमोसोम तो एक्स होते हैं, यानी कि एक्स बराबर 7 होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, 7 हो जाएगा आधार क्रोमोसोम की संख्या। टोटल कितने होते हैं? टोटल 42 होते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। टोटल क्रोमोसोम गेहूं में 42 होते हैं, आधार कितना होता है? तो 7 होते हैं। बढ़ते नेक्स्ट है रासायनिक उत्परिवर्तन समानता प्रेरित करते हैं क्रोमोसोम के टूट फूट को, या फिर जीन उत्परिवर्तन को, या फिर क्रोमोसोमी स्थानांतरण को, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर रासायनिक उत्परिवर्तन होता है तो उसमें सबसे पहला क्या होगा? जीन उत्परिवर्तन दिखाई देगा, ठीक है, जीन म्यूटेशन इसको बोलते हैं। अगर म्यूटेशन के जनक कौन है? तो ह्यूगो ब्रिज है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, पूछते हैं, ठीक है। जीन का यूज सबसे पहले किसने किया था? तो वाल्डेयर ने किया था, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है किसी बीज के भ्रूणपोष में होते हैं तो विटामिन होगा, एंजाइम होगा, या हार्मोन्स होगा, या फिर सभी होगा। तो भ्रूणपोष में जो है सभी होते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है 20 नंबर है पौधे जिसमें फूल आना और फलना प्रकाश पर निर्भर नहीं होता है, यानी कि ये जो है प्रकाश पर निर्भर नहीं होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो प्रकाशग्राही, तो ये प्रकाश पर निर्भर होंगे। दिन उदासीन, तो यही हो सकता है, ठीक है, प्रकाश सहिष्णु ये नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका दिन उदासीन। इनको जो है लाइट से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक। बढ़ते नेक्स्ट तत्व जो स्टोमेटल और रंध्रों के खुलने व बंद होने के लिए बंद होने को नियंत्रित करता है। ऑप्शन है नाइट्रोजन, पोटास, ठीक है, या पोटेशियम, या फिर ये फास्फोरस होता है, मीन्स या फिर सल्फर। तो क्या हो जाएगा? पोटेशियम हो जाएगा। K+ जो है, K+ और H+, इन दोनों को याद रखिएगा। K+, H+, ये दोनों जो है स्टोमेटा को खुलने और बंद होने के लिए उत्तरदायी होते हैं। स्टोमेटा कब खुलते हैं? जब वातपोसर्जन होता है प्लांट से, ट्रांसपिरेशन, ठीक है, उसको बोलते हैं। बढ़ते नेक्स्ट है जीन की निष्क्रियता को तोड़ने के लिए भीगे बीज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में ठंडे तापमान पर रखने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है संस्तरण, या फिर बसंतीकरण, या फिर संजलीयन, या फिर खरोचन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसको जो है बसंतीकरण बोलते हैं, राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट पाउडरी मिल्ड्यू रोग का कारक क्या है? ऑप्शन है बैक्टीरिया, फफूंद, वायरस, या फिर पोषण संबंधी असंतुलन। तो देखिए ये फफूंद के कारण होता है, ठीक है, फफूंद की प्रमुख बीमारी है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ये जौ वगैरह में होती है, जौ में, गेहूँ में, मटर में पाउडरी मिल्ड्यू होता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी जो है बीरी सेप की नहीं है? बीरी में यहाँ पे बीमारी है, ठीक है, शायद सही से मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में। तो कौन सी बीमारी सेप की नहीं है? ऑप्शन है आईवर्ड, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, या फिर बंची टॉप। तो देखिए बंची टॉप बनाना में होता है, बंची टॉप ऑफ बनाना, तो बनाना की डिसीज़ है, इसको आप लोग याद रखिएगा। बाकी आईवर्ड, डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, ये सब किसकी हैं? सेब की बीमारियाँ हैं। नेक्स्ट है गेहूँ में सेहूँ रोग का कारक क्या है? ऑप्शन है फफूंद, माइट, बैक्टीरिया, या फिर सूत्रकृमि। तो सूत्रकृमि होता है निमेटोड, ठीक है, इंग्लिश में निमेटोड होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेहूँ का कारण डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट गणेश से महत्वपूर्ण किस्म किसकी है? ऑप्शन है कटहल की, अंजीर की, बेल की, या फिर अनार की। तो गणेश किसकी? अनार की महत्वपूर्ण प्रजाति है, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा।
नेक्स्ट है पूसा गौरव एक उन्नत किस्म है बैगन की, टमाटर की, मूली की या फिर मिर्च की। तो पूसा गौरव किसकी है? टमाटर की उन्नतशील प्रजाति है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है पूसा मेघाली उन्नत किस्म किसकी है? गाजर की, चुकंदर की, मूली की या फिर सलजम की। तो पूसा मेघाली किसकी है? तो ये गाजर की है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट। पूसा मेघाली, पूसा यमदाग्नि, ये भी गाजर की ही है, यमदाग्नि वगैरह। बढ़ते नेक्स्ट, देखिए यहाँ पर, एक सेकेंड। नेक्स्ट है पेक्टिन को ज्ञात करते हैं तो किससे? जेलीमीटर, जेलीमीटर, थर्मामीटर, रिफ्रेक्टोमीटर या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए जेलीमीटर से जो है पेक्टिन की मात्रा ज्ञात करते हैं। रिफ्रेक्टोमीटर से क्या करते हैं? तो जो गन्ने का प्लांट होता है, गन्ने में शर्करा कितनी है या फिर गन्ना पक गया है, काटने लायक है कि नहीं है, तो वो रिफ्रेक्टोमीटर से ज्ञात करते हैं। थर्मामीटर से तो टेम्परेचर नापते हैं, तो सबको पता होगा। नेक्स्ट है सर्वाधिक विटामिन ए किस में होता है? ऑप्शन है पके आम में, पके पपीते में, गाजर में या फिर पके टमाटर में। देखिए सर्वाधिक विटामिन ए जो है पके आम में होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है एक बीज पत्री नहीं है? ऑप्शन है केला, प्याज, अनानास या फिर पपीता। तो इसमें क्या पूछा गया है कि एक बीज पत्री नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पपीता। पपीता जो है एक बीज पत्री नहीं है। पपीता, चावल, गेहूँ, गन्ना, प्याज, लहसुन, ये सब एक बीज पत्री नहीं है। केला, प्याज, ठीक है, अनानास, ये सब द्विबीज पत्री हैं। सॉरी, ये एक बीज पत्री, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से फल में जो है स्कॉर्बिक अम्ल की सर्वाधिक मात्रा होती है? स्कॉर्बिक अम्ल मीन्स विटामिन सी। तो विटामिन सी किस में सबसे ज़्यादा होता है? ऑप्शन है संतरा, सेब, आम या फिर आंवला। तो ये आंवला में होगा सबसे ज़्यादा पहला। अगर इसमें बारबेडोस लीची नहीं लिखा हुआ है, बारबेडोस, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बारबेडोस में पाई जाती है। बारबेडोस चेरी पूरा नाम है इसका। सबसे ज़्यादा इसी में विटामिन सी होता है, उसके पश्चात आंवले का नंबर आता है, लेकिन यहाँ पर आंवला है तो यहाँ पर आंवला ही सही होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है कोल क्रॉप की श्रेणी में है? तो कोल क्रॉप ऑप्शन है चुकंदर, सलजम, पालक या फिर गांठ गोभी। तो जितनी भी गोभी वाली फसलें होती हैं, गोभी क्रॉप, जैसे फूल गोभी, गांठ गोभी, पत्ता गोभी, ये सब कोल क्रॉप में आती हैं। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है ग्रेनुलेशन एक कैकी विकार है, किसका है? सेब का, सपोटा का, नींबू का या फिर केले का। तो ग्रेनुलेशन किसका है? तो ग्रेनुलेशन जो है नींबू का एक विकार है, इसको आप लोग याद रखिएगा। जितने भी नींबू वर्गीय फूल होते हैं तो उनमें ये विकार देखा जाता है, ग्रेनुलेशन। बढ़ते नेक्स्ट है फसल जो कि विश्व में सर्वाधिक पैदा की जाती है। ऑप्शन है, एक सेकेंड, ऑप्शन है आम, टमाटर, आलू या फिर अंगूर। तो देखिए आलू जो है विश्व में सबसे ज़्यादा पैदा की जाती है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और अनाजों में गेहूँ सबसे ज़्यादा विश्व में। अगर अपने भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा चावल पैदा किया जाता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है कृषि उत्पादों की शुद्धता हेतु प्रयोग का चिन्ह कौन सा है? तो ISI, ये तो जितने भी ये मतलब गोल्ड वगैरह के लिए होता है। एक मार्क या फिर @ या फिर में से कोई नहीं, तो एक मार्क होता है। ठीक है, एक मार्क कब? 1937 में एक मार्क एक्ट आया था, उसी के तहत इसको लाया गया था। बढ़ते नेक्स्ट भारत में सबसे प्रचलित खेती की प्रणाली कौन सी है? ऑप्शन है सहकारी खेती, किसान खेती, सामूहिक खेती या फिर राज्य खेती। तो देखिए किसान खेती यहाँ अपने भारत में सबसे ज़्यादा प्रचलित है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है उत्पादकता ह्रास नियम के अनुसार आर्थिक लाभ का बिंदु कौन सा होगा? ऑप्शन है मार्जिनल प्राइस बराबर एवरेज प्राइस। तो इसमें देख लीजिए आप लोग, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए ही है। ठीक है, आप लोग इसको, ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते नेक्स्ट है कृषि उत्पादकों के समर्थन मूल्य का आकलन करता है तो कौन करता है? वित्त मंत्रालय, कृषि मूल्य आयोग, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय या फिर में से कोई नहीं। तो ये कौन करता है? तो कृषि मूल्य आयोग करता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। समर्थन मूल्य MSP की स्थापना, ये समर्थन मूल्य कब से जारी किया जा रहा है? तो 1964 से जारी किया जा रहा है। ठीक है, खाद्य मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1961 वगैरह में हुई थी शायद, लेकिन ये तो एकदम कंफर्म है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट WHO में मात्रात्मक प्रतिबंध कब समाप्त हुआ? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई थी। तो इसमें लिखा है मात्रात्मक प्रतिबंध कब समाप्त हुआ WHO में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है 2001 से समाप्त हुआ। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने कितने क्वेश्चन देख लिए, 40 देख लिए, 40 और बच्चे हैं, देख लेते हैं। कृषि उत्पादों की मांग मुख्य रूप से निर्भर करती है, किस पर करती है, तो कृषि के क्षेत्रों में वृद्धि, आय में वृद्धि, या फिर जनसंख्या में वृद्धि, या फिर कीमत में वृद्धि। तो मांग मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है, मांग जो है इस कृषि क्षेत्र की कीमत में वृद्धि पर निर्भर करती है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है, प्रक्षेत्र प्रबंधन का उद्देश्य अंततः क्या है। उपयुक्त प्रक्षेत्र प्रबंधन का ऑप्शन है सकल आय बढ़ाना, कुल लागत कम करना, या फिर कारकों का उपयोग अनुकूलतम करना, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए तो जो भी मतलब इसका एम होगा जो मेन, तो वो इनमें से कोई नहीं है। जो इसका मेन एम है वो ये है कि इसके 3 मेन उद्देश्य हैं कि जो कि अधिक उत्पादन कैसे किया जाए, ठीक है, और जो उत्पादन हो उसका उचित मूल्य कैसे मिले लोगों को, और लागत कैसे कम की जाए। ठीक है, ये 3 मेन उद्देश्य हैं। बढ़ते नेक्स्ट है कृषि पद्धति के मूल्य को दर्शाने की उत्तर विधि कौन सी है। ऑप्शन है परिणाम, प्रदर्शन, प्रदर्शनी, बैठक, या फिर किसान मेला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, परिणाम, प्रदर्शन। ठीक है, ये सबसे उत्तम विधि है नई पद्धति के मूल्य को दर्शाने की। बढ़ते नेक्स्ट है असंस्थागत संप्रेषण विधि कौन सी है। असंस्थागत पूछा है तो प्रदर्शनी, पारिवारिक सदस्य, मतलब प्रसार साहित्य, या फिर रेडियो। तो देखिए पारिवारिक सदस्य ये असंस्थागत संप्रेषण की विधि है। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा कार्य जो है उत्पादन प्रबंधन का नहीं है। ऑप्शन है नियोजन, व्यवस्थापन, विपणन, या फिर अनुश्रवण। तो उत्पादन प्रबंधन का विपणन का ये काम नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी इसमें अनुश्रवण का नहीं है। ठीक है, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है NATP। ठीक है, NATP वित्त पोषित है तो किसके द्वारा है। ऑप्शन है FAO, वित्त बैंक, ADB, या फिर UNDP। तो ये देखिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा वित्त पोषित है। ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोग्राम है ये, इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट है भारत में जीवाश्म पदार्थ किस तत्व की उपलब्धता का सूचक है। ऑप्शन है सुलभ नाइट्रोजन, सुलभ फास्फोरस, सुलभ पोटेशियम, या फिर सुलभ जस्ता। तो देखिए सुलभ नाइट्रोजन का मतलब सूचक है अगर किसी भी भूमि में उचित जीवाश्म पदार्थ वगैरह हैं। नेक्स्ट है दोमट मृदा में क्षेत्र क्षमता और ग्लानि बिंदु के बीच संग्रहित पानी की मात्रा 5%, 10%, 15%, या फिर 20%। तो ये कितनी होती है, या जो है 10% होती है। इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, दोमट मृदा में क्षेत्र क्षमता और ग्लानि बिंदु के बीच जो जल की मात्रा होती है 10% होती है। नेक्स्ट है भारत में नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग द्वारा निर्धारित एग्रोलॉजिकल क्षेत्र कितने हैं। ऑप्शन है 10, 20, 15, या फिर 25। तो देखिए भारत में कितने 20 हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा गया है, इकोलॉजिकल क्षेत्र। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है CaSO4 + 2H2O। यहाँ पे रिएक्शन लिखी है तो ये प्रतिक्रिया, ये देखिए ये क्या बना, जिप्सम बना। तो जब जिप्सम बना तो यहाँ पर जिप्सम का फार्मूला है। तो यह अभिक्रिया कैसी है, ये है जल योजन, ऑक्सीकरण, या फिर जल विश्लेषण, या फिर अपचायन। तो देखिए यहाँ पे जल जुड़ रहा है तो ये कैसी प्रक्रिया है, जल योजन प्रक्रिया है। इसको आप याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट है सेल फास्फेट का सुरक्षित प्रयोग किया जा सकता है। तो लवणी मृदा में, क्षारीय मृदा में, चूनेदार मृदा में, या फिर अम्लीय मृदा में। यहाँ पे क्या है सेल फास्फेट यानी कि रॉक फास्फेट। तो इसका यूज जो है अम्लीय मृदा में किया जा सकता है आसानी से। इसको आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट अमोनियम सल्फेट में लगभग पाया जाता है 15% नाइट्रोजन, 20% नाइट्रोजन, 25% नाइट्रोजन, या फिर 30% नाइट्रोजन। तो देखिए अमोनियम सल्फेट में जो है 20% नाइट्रोजन पाया जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है नाइट्रेट निरोधी बनाया जाता है अमोनिया से, या फिर अमोनियम नाइट्रेट से। देखिए नाइट्रेट अवरोधी बनाया जाता है तो किसके द्वारा बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। ठीक है, यानी 4++। ठीक है, नेक्स्ट है सिल्ट और मृत्तिका के निर्माण कर सकते हैं तो तनाव मापी से, या फिर द्रव घनत्व मापी से, या फिर ताप मापी से, या फिर परिसरण मापी से। तो किससे कर सकते हैं, तो ये देखिए तनाव मापी से कर सकते हैं। ठीक है, सिल्ट और मृत्तिका का निर्धारण किससे करते हैं, तनाव मापी से। बढ़ते नेक्स्ट है
कृमि जिसकी संख्या मृदा में अधिकतम होती है। तो सबसे ज़्यादा मृदा में क्या होता है, देखिए बैक्टीरिया, केचुआ, वायरस या फिर फफूंद। तो सबसे ज़्यादा मृदा में बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, इस गलती से कवक या फफूंद मत लगा दीजिएगा। नेक्स्ट है ह्यूमस का वह भाग जो किसी अम्ल या क्षार में विलय ना हो तो क्या कहेंगे, तो ह्यूमिक कहेंगे, फुल्विक कहेंगे, ह्यूमिन कहेंगे या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो कहीं में विलय ना हो तो उसको ह्यूमिन बोलेंगे। और ह्यूमिक किसको बोलते हैं, जो क्षार में विलय हो। ठीक है, और फुल्विक किसको बोलते हैं, जो अम्ल और क्षार दोनों में विलय हो, अम्ल एवं क्षार। इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट। आसानी से ऑक्सीकृत होने वाली सेल में क्या होता है, ऑप्शन है लोहा, मैग्नीशियम, पोटेशियम या फिर कैल्शियम कार्बोनेट। जो आसानी से ऑक्सीकृत हो जाए उस सेल में जो है कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसको आप याद रखिएगा। कैल्शियम में जो है जल में ज़्यादा घुलनशील है। मृदा जीवाणु जो खनिज अवयवों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्वपोषी, परपोषी, विकल्पी या फिर वायुजीवी। तो खनिज अवयवों के ऑक्सीकरण से जो ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं ऐसे को क्या कहेंगे, वायुजीवी बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है माइकोराइजी से क्या तात्पर्य है, तो जड़ों के वातावरण से, मृदा जड़ अंतःक्रिया से, फंगस जड़ समागम से या फिर माइक्रोलॉजी से। तो ये देखिए, ये जो है फंगस और जड़ का समागम है माइकोराइजा। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नाइट्रिफिकेशन के लिए उपयुक्त तापक्रम कितना होना चाहिए, ऑप्शन है 18, 22, 30 या फिर 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो नाइट्रिफिकेशन के लिए जो है सबसे उपयुक्त तापमान जो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है, 30 से 35 तक। बढ़ते नेक्स्ट। अधिक टिकाऊ पुंजों वाली मृदाओं में अधिकता होती है तो कायोलिनाइट की, वर्लिक्यूलाइट की या फिर मांट-मोर्लियोनाइट या फिर क्लोराइट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मांट-मोर्लियोनाइट। ये कैसी मृदा होती है, ये काली मृदा होती है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट है भारी मृदाओं का तात्पर्य क्या है, अधिक घनत्व वाली मृदाएँ। ठीक है, अधिक घनत्व के कणों की अधिकता वाली मृदाएँ या फिर मृदाएँ जिसमें कृषि कार्य करना मुश्किल हो या फिर पोषक तत्वों की भरमार वाली मृदाएँ। तो देखिए जिसका अधिक घनत्व होगी वही भारी मृदाएँ कहलाती हैं। भारी मृदा कौन सी होती है, जैसे क्ले सबसे भारी होती है। नेक्स्ट है 1 मीटर मृदा जिसका भार जो है 1.4 मेगाग्राम हो तो उसका आभासी घनत्व कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर जिसका 1 मीटर क्यूब है तो जो यहाँ पर मीटर क्यूब ही उसका जो है घनत्व भी होता है, घनत्व का भी यही सिंबल होता है। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, 1.44 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट है मृदा आर्डर में कुल संख्या कितनी होती है, मृदा आर्डर में 10, 12, 11 या फिर 13। तो इसमें 11 होती है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है मृदा संस्तरों की संख्या कितनी है, तो इसमें देखिए 3, 4, 5 या फिर 6। तो देखिए इसमें कौन कौन से संस्तर होते हैं, मृदा संस्तर में तो वैसे 5 संस्तर होते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, कौन कौन सा, ओ होता है, फिर ए होता है, फिर ई होता है, फिर बी होता है, फिर सी होता है। ये 5 संस्तर पाए जाते हैं। बढ़ते नेक्स्ट है मृदा रंध्रों की वायुमंडलीय दशा के बीच O2 और CO2 के विनिमय को क्या कहते हैं, मृदा वायु क्षमता, मृदा वायु विसरण, मृदा वायु पारगम्यता या फिर मृदा वातन। तो मृदा वायु विसरण इसको बोलेंगे। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट। देखिए इसका आंसर डी होगा, मृदा वातन बोलेंगे। ठीक है, देख लीजिए मृदा रंध्रों और वायुमंडलीय हवा के बीच O2 और CO2 के विनिमय को क्या कहते हैं, मृदा वातन। नेक्स्ट है सर्वाधिक रंध्रयुक्त मृदा संरचना कौन सी है, तो कड़ी, प्रिज्म या फिर मृदुकण या फिर प्लेटी। तो मृदुकण सर्वाधिक रंध्रयुक्त होती है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है तनाव मापी मापता है तो पूर्ण मृदा जल विभव को, पूर्ण मृदा जल तनाव को, मैट्रिक विभव को या पूर्ण मृदा जल चूषण को। तो देखिए तनाव को मापता है तो पूर्ण मृदा जल तनाव, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बढ़ते नेक्स्ट है संतृप्त मृदा में वायु जल इंटरफेस पर जो है जल तनाव कितना होता है, संतृप्त मृदा में कितना होगा जल तनाव, 0, 1/3, मतलब 15 बार या फिर 31 बार। तो देखिए मृदा जो संतृप्त होगी इसमें मृदा तनाव 0 होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। यूरिया में हानिकारक पदार्थ कौन होते हैं, यूरिया में यूरिक एसिड, बायूरेट, एमाइड या फिर साइनाइड। तो देखिए यूरिया में जो है बायूरेट पाया जाता है। अगर ये 0.5% तो होता ही होता है, अगर 1.5% से अगर अधिक हुआ, अगर 2% तक पहुंचा तो ये हानिकारक पौध माना जाता है प्लांट को लिए। नेक्स्ट है मृदा में चूना डालने से
मृदा में चूना डालते हैं सुधार के लिए, तो मृदा में जो है चूना जो है अम्लीय मृदा के सुधार के लिए डालते हैं, ठीक है। और क्षारीय मृदा में सुधार के लिए क्या डालते हैं, तो जिप्सम। इसको आप लोग याद रखिएगा दोनों। देखिए यहाँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अम्लीय मृदा, राइट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, रेगोलिथ कहते हैं। रेगोलिथ किसको बोलते हैं, ए संस्तर को, A+B सी संस्तर को, या फिर सोलम को। तो A+B+C संस्तर जो होता है उसको रेगोलिथ बोलते हैं। नेक्स्ट है, सर्वाधिक धनायन विनिमय क्षमता किसमें होती है, तो जो जितना ज़्यादा क्षारीय मृदा होगी उसकी विनिमय क्षमता सबसे उतनी ही बढ़ती जाती है। तो सबसे ज़्यादा कितनी किसकी होती है, काली मृदा की। काली मृदा किसको क्या बोलते हैं, तो माउंट मोरिलो नाइट बोलते हैं, मैंने पहले भी बता चुके हैं आप लोगों को, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है, डाई कैल्शियम फास्फेट को लिखते हैं। ऑप्शन है डाई कैल्शियम फास्फेट को कैसे लिखेंगे, देखिए डाई कैल्शियम फास्फेट को बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, मृदा की जलीय चालकता समानुपाती होती है, तो कोशिका रंध्र के अर्धव्यास से, कोशिका रंध्रता से, या फिर पूर्ण रंध्रता से, या फिर जल धारण क्षमता से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोशिका रंध्रता से, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है, आइसोप्रोट्यूरान एक है कवकनाशी, कीटनाशी, खरपतवारनाशी, या फिर कृमिसूत्रनाशी। तो देखिए जो गेहूँ में जो फैलेरिस मोरिन नामक रोग पाया जाता है, फैलेरिस माइनर होता है उसका नाम शायद, ठीक है। तो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में गेहूँसा बोलते हैं, गेहूँसा, ठीक है। इसके लिए आइसोप्रोट्यूरान डाला जाता है, यह खरपतवार है, ठीक है। अब इसके प्रति इसमें प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न हो गई है, तो अब सल्फ्यूरान का यूज करते हैं। इसको भी आप लोग याद रखना, सल्फ्यूरान। नेक्स्ट है, कीट नियंत्रण के आधुनिक प्रयास क्या हैं, जैविक नियंत्रण, रासायनिक नियंत्रण, एकीकृत पीड़क प्रबंधन, या फिर यांत्रिक। तो इसका क्या हुआ, एकीकृत पीड़क प्रबंधन, ठीक है। नेक्स्ट है, करनाल बंट किस फसल में बीज रहित रोग है, तो करनाल बंट ऑप्शन है धान में, गेहूं में, दलहन में, या फिर सरसों में। तो देखिए काफ़ी फेमस जो है ये डिसीज़ है करनाल बंट, ये गेहूं में देखी जाती है। और धान में कौन सी होती है सबसे फेमस, तो खैरा होती है। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, झूठा कठुआ रोग किस फसल में फैलता है, ऑप्शन है गेहूँ, मसूर, धान, या फिर सरसों। तो जो ये झूठा कठुआ रोग किस में होता है, तो ये धान में फैलता है, ठीक है। फाल्स स्मट बोलते हैं इसको। बढ़ते नेक्स्ट है कि संकर धान की 1 हेक्टेयर धान की रोपाई के लिए नर्सरी में कितनी बीज दर होनी चाहिए, ऑप्शन है 40 से 42 kg, 30 से 32, 18 से 20, या फिर 25 से 27। तो संकर धान है तो 18 से 20 kg में ही हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 80 क्वेश्चन हो गए, जो कि आप लोगों के 1 अगस्त को एग्जाम है जिनका एग्रीकल्चर का, उसमें 80 क्वेश्चन ही आएंगे टोटल कितने आएंगे, टोटल तो क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के 120, इसमें से 40 जो है जीएस के होंगे और 80 एग्रीकल्चर के होंगे। तो देखिए आप लोगों को ये वाला वीडियो आप लोगों को 2-3 बार सब वीडियो देख लीजिए, जो भी पढ़ें, ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो सारे क्वेश्चन इसी से आने की संभावना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टेस्ट सीरीज के साथ आप लोगों से।